जब मैं और आप छोटे थे तो 26 जनवरी का दिन हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन होता था। क्यों? क्योंकि उस दिन स्कूल में पढ़ाई नहीं होती थी। सुबह सुबह नहा धोकर तैयार होकर हम स्कूल पहुंचते थे। मालूम बस इतना था कि आज गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे है और आज स्कूल में तिरंगा फहराया जाएगा और जन गण मन गाकर हम तिरंगे को सल्यूट करेंगे और लड्डू या मिठाई खाकर घर आ जाएंगे। बड़े हुए तो पता चला कि गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है। जन गण मन देश का नेशनल एंथम या राष्ट्रगान है और इस दिन यानी 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। आज हम जानते हैं कि किसी भी देश और उसके नागरिकों के लिए संविधान क्या मायने रखता है। तो अगर आपने पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की है या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको संविधान के बारे में डीप नॉलेज होगी। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। भारतीय संविधान के इंग्लिश वर्जन की बात करें तो 1,46,385 शब्दों में लिखा गया ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसे एक वीडियो में कवर करना नामुमकिन है। इसलिए आज भारतीय संविधान के मेन फीचर्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। भारतीय संविधान की आत्मा है इसकी प्रस्तावना, जिसे प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसमें लिखा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी यानी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो देश में लागू इमरजेंसी के समय 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 पारित करके प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ये शब्द पहले नहीं थे। संविधान में शामिल संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र शब्द भारत की प्रकृति के बारे में और न्याय, स्वतंत्रता व समानता शब्द भारत के नागरिकों को प्राप्त अधिकारों के बारे में बताते हैं। 26 नवंबर 1949 के दिन भारतीय संविधान को अपनाया गया था और तब से 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पे बनाया जाता है। जब एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया गया था तो उसमें 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल के साथ ये 22 भागों में विभाजित था। तब से लेकर अब तक कॉन्स्टिट्यूशन में 106 अमेंडमेंट्स किए जा चुके हैं। अब संविधान 448 आर्टिकल्स और 12 शेड्यूल्स के साथ 25 भागों में बटा हुआ है। संविधान का पहला अमेंडमेंट 1951 में अस्थायी संसद ने पारित किया था। उस समय पार्लियामेंट का अपर हाउस कही जाने वाली राज्यसभा नहीं थी। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है। फर्स्ट अमेंडमेंट के जरिए देश के राज्यों को ये अधिकार दिया गया था कि वो अब अपने यहाँ सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की तरक्की के लिए सकारात्मक कदम उठाएंगे। यूं तो अब तक संविधान में 106 संशोधन किए जा चुके हैं, लेकिन संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है। ऐसा नहीं है कि भारतीय संविधान 4 से 6 महीने में तैयार कर लिया गया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में लगभग 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे थे। एक्टिवली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का काम 6 दिसंबर 1946 को शुरू हो गया था। उस समय देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करने के लिए स्वतंत्रता की लड़ाई अपने पीक पर थी। संविधान को बनाने की टाइमलाइन को देखें तो 1934 में फ्रीडम फाइटर और फिलोसोफर मानवेंद्र नाथ रॉय ने संविधान बनाने के लिए संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की बात रखी थी। अगले साल संविधान सभा बनाने के इस विचार को इंडियन नेशनल कांग्रेस के सभी नेताओं ने अपना सपोर्ट दिया।
और 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने ये डिमांड रखी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सिर्फ इंडियंस ही शामिल होंगे। 1940 के अगस्त महीने में अंग्रेजों ने इस मांग को स्वीकार कर लिया था और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्रिप्स मिशन नाम से अपना एक रिप्रेजेंटेटिव इंडिया भेजा। इसमें कहा गया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी। तो 6 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई और 9 दिसंबर 1946 को 211 मेंबर्स के साथ संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। इस मीटिंग को जेबी कृपलानी ने एड्रेस किया था और पहले टेम्पररी प्रेसिडेंट बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 के दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया। वाइस प्रेसिडेंट थे H.C. मुखर्जी और कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एडवाइजर थे B.N. राव। 13 दिसंबर 1946 के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्तावित किया था, जो कि आगे चलकर प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बना, जिसका जिक्र हम कर चुके हैं। इसे 22 जुलाई 1947 को पास किया गया था और इसी दिन देश का नेशनल फ्लैग भी तिरंगा अडॉप्ट हुआ था। फिर 15 अगस्त 1947 को लगभग 200 सालों की गुलामी के बाद देश आजाद हो गया और 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, जिसके चेयरमैन बनाए गए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पास कर दिया और भारत का संविधान अपना लिया गया। 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की आखिरी मीटिंग हुई, जिसमें 395 आर्टिकल्स, 8 स्केड्यूल्स और 22 हिस्सों वाले कॉन्स्टिट्यूशन पर सभी ने हस्ताक्षर किए। इसी दिन जन गण मन को राष्ट्रगान के तौर पर अपनाया गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति घोषित हुए थे। फाइनली लगभग 2 साल 11 महीने और 17 दिनों की मेहनत के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू कर दिया गया। तब के लिहाज से भारत का संविधान बनाने में लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया था। भारतीय संविधान की जो ओरिजिनल कॉपी है वो हाथ से लिखी गई थी। इस हैंडरिटन कॉपी को कैलीग्राफी आर्टिस्ट प्रेम बिहारी नारायण राय ज़ादा ने लिखी थी। ये एक्चुअल कॉपी को संसद भवन की सेंट्रल लाइब्रेरी में हीलियम गैस से भरे शीशे के बॉक्स में रखा हुआ है। भारत के संविधान को बैग ऑफ बोरोइंग्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसके ज्यादातर प्रावधान अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, सोवियत यूनियन और आयरलैंड जैसे कई देशों से इंस्पायर्ड है। भारतीय संविधान का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से मोटिवेटेड था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिएम्बल की शुरुआत वी द पीपल भी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। संविधान को बनाने वाली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुल 284 सदस्य थे, जिनमें सिर्फ 15 महिलाएं थी। और अब जानते हैं भारतीय संविधान की कुछ खासियतों के बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सरकार बनाने के लिए अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम की जगह ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया गया। मतलब पार्लियामेंट सिर्फ केंद्र में ही नहीं, देश के सभी राज्यों में भी होंगे। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में देश के लिए प्राइम मिनिस्टर के रोल को सबसे बड़ा रखा गया, इसलिए इसे प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमेशा मेजॉरिटी पार्टी रूल करती है। सेंटर में सरकार के मुखिया बनते हैं प्रधानमंत्री और राज्यों में मुख्यमंत्री। दोनों ही जगहों में संसद के निचले सदन यानी लोकसभा और विधानसभा को भंग किए जाने का नियम है और देश चलाने वाली पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के हेड होंगे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल सिस्टम को अपनाया गया। इसमें कहा गया है कि देश में डुअल गवर्नमेंट होगी, केंद्र की अलग और राज्यों में अलग। अलग अलग लेवल पर पावर डिवाइडेड रहेगी। संविधान ही सबसे ऊपर होगा। जुडिशरी या न्यायपालिका इंडिपेंडेंटली काम करेगी और केंद्र हो या राज्य, संसद में 2 सदन रहेंगे। हालांकि संविधान के आर्टिकल 1 में साफ साफ इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा गया है। कहीं किसी फेडरेशन का जिक्र नहीं है। एक फेडरल सिस्टम की जो खासियत होती है उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से अपनाया गया था। भारतीय संविधान में इंडिपेंडेंट जुडिशरी का जो सिस्टम रखा गया है उसमें सबसे नीचे है लोअर और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, उसके बाद स्टेट लेवल पर है हाई कोर्ट और सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सभी कोर्ट्स को सुप्रीम कोर्ट के अधीन रहकर काम करना होता है।
हालांकि इस फेडरल सिस्टम में भी केंद्र के पास ज्यादा पावर है। जैसे केंद्र ऐसे कानून भी बना सकता है जो राज्यों द्वारा बनाए कानून को खत्म कर सकता है। वहीं राज्यसभा में सभी राज्यों की सीट्स बराबर नहीं है। यूपी की 31 सीटें हैं तो गोवा की सिर्फ 1। फेडरल सिस्टम के हिसाब से संसद के दोनों सदनों के पास इक्वल पावर होनी चाहिए, पर लोकसभा राज्यसभा से ज्यादा पावरफुल है। केंद्र चाहे तो इमरजेंसी लगाकर किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है। संविधान के आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंट्स रूल का जिक्र है। वहीं संविधान में केंद्र सरकार को देश के हर राज्य में अपना गवर्नर अपॉइंट करने का अधिकार दिया गया है। और जहां तक बात है नागरिकता की, तो हम सिर्फ भारत के नागरिक हैं, अलग से किसी राज्य के नागरिक नहीं। अब बात करते हैं हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स की, यानी मौलिक अधिकारों की, जो कि हमें संविधान के पार्ट 3 से मिला है। आर्टिकल 12 से 35 तक इनका जिक्र है और ये है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इनकी डिटेल्स में अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ। 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तो उसमें नागरिक कर्तव्यों और दायित्वों का जिक्र नहीं था। बाद में 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए आर्टिकल 51A के तहत संविधान के पार्ट 4A में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया और 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा एक और कर्तव्य जोड़ा गया था और ये है: पहला, लोगों द्वारा संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का सम्मान करना। दूसरा, उन महान आदर्शों को संजोए रखना और उनका पालन करना जिन्होंने हमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरित किया। तीसरा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। चौथा, देश की रक्षा करना और जरूरत पड़ने या कहे जाने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करना। पांचवा, भारत के सभी लोगों के बीच धर्म, भाषा और क्षेत्र से परे उठकर सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। महिलाओं के सम्मान के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। छठा, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और उसका संरक्षण करना। सातवां, वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण को महत्व देना, उसकी रक्षा करना और उसमें सुधार करना और जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखना। आठवां, वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और जांच एवं सुधार की भावना को विकसित करना। नवां, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। 10वां, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना ताकि राष्ट्र निरंतर प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुंचे। 11वां, और माता पिता अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करने का कर्तव्य पालन करेंगे। तो भारतीय संविधान की सबसे बड़ी खासियत है सेक्युलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता। इसका मतलब ये है कि ना ही देश का और ना ही इसके किसी भी राज्य का कोई धर्म है या वो धर्म से परिचालित होते हैं। किसी भी भारतीय नागरिक के साथ धर्म के नाम पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। संविधान में ये साफ कहा गया है। सेक्युलरिज्म का ये मतलब नहीं है कि देश एंटी रिलीजियस है। संविधान में इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन का अधिकार दिया गया है। संविधान के प्रियम्बल में पहले सेक्युलरिज्म शब्द नहीं था, बाद में से 42वें अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था। प्रियम्बल में किया गया ये इकलौता संशोधन है। अब आते हैं संविधान के संशोधन पर। तो आर्टिकल 368 में संविधान के अमेंडमेंट का जिक्र है। संविधान के किसी प्रावधान में बदलाव करना हो, किसी प्रावधान को हटाना हो या कोई भी नया नियम जोड़ना हो, सब कुछ आर्टिकल 368 में बताए गए नियमों को मानकर ही करना होता है। लेकिन केशवानंद भारती केस की सुनवाई करते हुए 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि संसद उन प्रावधानों में कोई भी संशोधन नहीं कर सकती है जो संविधान के बुनियादी ढांचे से जुड़े हुए हैं। संविधान संशोधन विधेयक या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, पर आमतौर पर इसे लोकसभा में ही लाया जाता है। संविधान संशोधन बिल पेश करने से पहले
उस पे राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी नहीं पड़ती। साथ ही संविधान संशोधन विधेयक का दोनों सदनों में अलग अलग पास होना जरूरी है। संविधान में बदलाव करने की 3 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी में उन अमेंडमेंट बिल्स को रखा जाता है जिनको इफेक्टिव मेजॉरिटी से संशोधित किया जा सकता है। इफेक्टिव मेजॉरिटी या प्रभावी बहुमत का मतलब हुआ संसद भवन के टोटल सीट के 50% से ज्यादा बहुमत को प्रभावी बहुमत माना जाता है। प्रभावी बहुमत इज इक्वल टू सदन की कुल संख्या माइनस खाली और एब्सेंट सीटों की कुल संख्या। एग्जाम्पल के लिए उपराष्ट्रपति और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाना हो तो इफेक्टिव मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है। दूसरी कैटेगरी में वो अमेंडमेंट बिल्स आते हैं जिन्हें पास करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है। संसद के सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कुल सदस्यों के 50% से ज्यादा के बहुमत को साधारण बहुमत कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर लोकसभा में 2 स्थान खाली हैं और 30 मेंबर्स ने वोट देने से परहेज किया है तो सदन में केवल 513 सदस्य यानी 545 माइनस 32 इज इक्वल टू 513 उपस्थित होते हैं और मतदान करते हैं। इस सिचुएशन में लोकसभा का साधारण बहुमत 256 है जो 513 का 50% है। साधारण बिल पास करने के लिए, मनी बिल पास करने के लिए, राज्य में राष्ट्रपति शासन घोषित करने के लिए और आपातकाल की समाप्ति की घोषणा जैसे केसेस में सिंपली मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है। तीसरी कैटेगरी है स्पेशल मेजॉरिटी। संविधान के अनुसार 4 तरह के स्पेशल मेजॉरिटी क्लॉजेज हैं। आर्टिकल 61, आर्टिकल 249, आर्टिकल 368 और आर्टिकल 368 के तहत विशेष बहुमत प्लस साधारण बहुमत द्वारा 50% राज्यों का समर्थन। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए आर्टिकल 368 को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे आर्टिकल 368 के मुताबिक सदन की कुल संख्या के 50% से अधिक द्वारा समर्थित, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत को विशेष बहुमत कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी बिल को लोकसभा में पारित किया जाना है तो उसे 273 सदस्यों यानी टोटल मेंबर्स के 50% से ज्यादा का समर्थन प्राप्त होना चाहिए और इसके अलावा इसे उपस्थित सदस्यों के 2/3 द्वारा स्वीकार भी किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उनके पोस्ट से हटाने के लिए इस तरह के संशोधन की जरूरत पड़ती है। वहीं अगर देश के फेडरल स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस लाना हो जो सेंट्रल और स्टेट्स दोनों से जुड़ा हुआ हो तो उस बिल को पास कराने के लिए 2/3 बहुमत के साथ साथ स्टेट लेजिस्लेचर के 50% का समर्थन चाहिए होता है। साल 2014 से लेकर अब तक सरकार के द्वारा जो मेजर अमेंडमेंट बिल्स पास किए गए हैं उनमें शामिल है ट्रिपल तलाक लॉ, जिसे पारित करके इंस्टेंट तलाक देने को अपराध की श्रेणी में डाल दिया गया। वहीं द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 पास करके आर्टिकल 370 को हटा दिया गया था। संविधान के 101वें संशोधन से 2016 में जीएसटी लॉ यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लागू किया गया था। वहीं 17 सितंबर 2020 में फार्मल लॉ भी पास किया गया था, पर दिल्ली और आसपास के राज्यों में किसानों के जबरदस्त विरोध प्रदर्शन के चलते 19 नवंबर 2021 को ये बिल विड्रॉ कर लिया गया था। CAA या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वाला बिल 15 जुलाई 2016 को पार्लियामेंट में पेश हुआ था और 11 दिसंबर 2019 को ये राज्यसभा में पास हुआ था और इसी साल 11 मार्च को इसे लागू कर दिया गया। तो जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा था, भारतीय संविधान को किसी एक सिंगल वीडियो में सम अप करना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक ओवरव्यू आपके सामने पेश किया है। उम्मीद है आपको एक क्लैरिटी मिली होगी इस वीडियो को देखकर। तो ऐसे ढेर सारे इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस हमारी लाइब्रेरी में मौजूद है, तो आप उन्हें चेक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को उन सभी स्टूडेंट के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ आपकी तरफ से कोई भी टॉपिक है जिस पर आप वीडियो देखना चाहते हो उसे लिख भेजिए। आपका प्यार सपोर्ट शेयर करते रहिए। तो मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं रूबी पारिक आपसे कहूंगी फिलहाल अपडेट रखिए हमेशा अपने आप को, आगे बढ़ते रहिए क्विक सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।